अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमान। व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश हैं। और आप लोगों को एक बार फिर जो है कहते हैं ना कि खुशामदीद। तो व्यूअर्स बात करते हैं थोड़े से मौसम के हवाले से। मौसम जो है वाकई बहुत ठंडा हो गया है। आपने देखा होगा, इससे मुझे भी फ्लू हुआ है और सुबह सुबह उठा ही नहीं जाता। सुबह उठते हैं तो एकदम से गले में दर्द होती है, आंखें जो है अजीब सी खिंची खिंची हैं, सर भोजल है। और फिर हम लोग जब खिड़कियों से रुख करते हैं और देखना चाहते हैं कि ठंडी हवा आ रही है, तो ठंडी हवा के साथ साथ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ छोटे छोटे ज़रात हैं जो हमारे नाक से ना दाखिल हो रहे हैं हमारे जिस्म के अंदर। तो वाकई व्यूज़ ऐसा लगता है कि वाकई जब सर्दियाँ का जो फैक्टर था, जो क्लाइमेट था, वो किस ज़माने में जो था वो बहुत ही खुशगवार होता था। ऐसा लगता था कि हर तरफ चहल पहल है, खुशकदमी लोग किया करते थे और खिला खिला मौसम होता था। मगर अब साथ जो है ना छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जो हमें मुतासर करें ना, उससे हमारी एनर्जीज ड्रेन हो रही हैं। और ख़ासतौर पर जब एनर्जीज इसलिए भी ड्रेन हो रही है जब हमारे बच्चे बीमार हैं। तो बच्चे जो है वैसे ही माँ बाप का सरमाया होते हैं, उनको छोटी सी भी तकलीफ हो जाए तो दिल अजीब सा हो जाता है। और बच्चों के साथ साथ जो घर में बुजुर्ग हैं वो भी अगर मुतासर हो रहे हैं, किसी का गला ख़राब है, किसी की आंखों में दर्द है और जो माइग्रेन के इश्यूज हो रहे हैं, और अस्पतालों में जो तांता बंधा हुआ है वो तो कहते हैं ना कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जो हमने सोचा कि जो हम लोग एक दूसरे को फ़ोन करके पूछ रहे हैं, यार कोई नुस्खा बताओ, कोई रेमेडी बताओ, क्या करें क्या करें। तो आज हमने सोचा कि आज हम रेमेडीज़ अपने शो में जो है उसका हिस्सा बना लें, ताकि आप लोग लिख सकें और मसाइल भी ना आप लोगों को हों। और वैसे भी घर में बैठे बैठे जो हैं हमारा दिल, हम वाकई अब एंटीबायोटिक्स से उठ गया है। कितनी एंटीबायोटिक्स खाएं, कितनी गोलियों के फक्के खाएं। तो ऐसा तो कुदरती इलाज होगा जिसमें हमारे गले को जो है वो सूदिंग इफेक्ट मिल सके, हमारी आंखें जो है वो ठीक हो सकें, या जो बॉडी पेन्स हो रही हैं उसको हम कर सकें। तो हमने सोचा कि आज हम नेचुरल मेडिसिन जो होती है, नेचुरोपैथी होती है, उसको अपने शो का हिस्सा बनाएं। तो हमने दावत दी है डॉक्टर इदरीस खान को, जो कि नेचुरल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। हमारे शो का आज हिस्सा भी बनेंगे और बने हुए हैं। तो आज हम उनकी से जानेंगे कि अब सबसे पहले तो सर आपको खुशामदीद। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम टू शो। आज आपने देखा मेरी भी एनर्जीज बहुत लो हुई हैं क्योंकि सुबह सुबह उठा ही नहीं जा रहा था। आज गले में इतनी तकलीफ है, पानी भी लो ना तो एकदम से ना गले में दर्द हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके ऊपर हम पहले तो ये बताते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, ऐसी क्या रीज़न है कि एकदम जैसे मौसम सर्दी की तरफ आता है, जैसे आपने बात की कि पहले बहुत खुशगवारी महसूस होती थी कि मौसम ठंडा हो गया, पसीने नहीं आएंगे, गर्मी नहीं होगी, चिपचिपा नहीं होगा, हम बड़े फ्रेश फील करेंगे। और लेकिन जैसे ही अब सर्दी आती है, अब ज़ुकाम, फ्लू, सर दर्द, बॉडी एक्स, फीवर ये उसके साथ आ जाती हैं। उसकी पहली रीज़न तो ये है कि जैसे मौसम सर्दी की तरफ आता है तो हवा में नमी की मिकदार कम हो जाती है। हवा में नमी की मिकदार कम होने का मतलब ये है कि जो भी डस्ट पार्टिकल या जब हमारे छींकने के, खांसने के पार्टिकल्स हैं, वो जब हवा में नमी ज़्यादा होती है तो वो ऑटोमेटिकली नमी उसको कवर करती है और उसको नीचे गिरा देती है। लेकिन जब नमी कम होती है तो वही ज़रात जो है वो हवा में मुअल्लक होते हैं, जब दूसरा बंदा सांस ले रहा होता है तो उसके साथ जाते हैं और आगे से आगे बीमारी मुंतकिल करते हैं। जहाँ तक बात है फिर लाहौर की या ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़ की, वहाँ हम बहुत ही क्लोज रह रहे होते हैं, ओवर पॉपुलेटेड होते हैं, क्राउडेड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक बंदे से दूसरे बंदे में जो वायरस का मुंतकली होना है वो बहुत फास्ट हो रही होती है। इसके मुकाबले में अगर आप ज़रा कम पॉपुलेटेड एरियाज़ की या देहाती इलाकों में देखें तो वहाँ इस तरह का नहीं होता, क्योंकि वहाँ हवा की मिकदार ज़रा ज़्यादा होती है। उसकी अगली रीज़न ये है कि हम सर्दियों में चूँकि अपने कमरे, अपने दरवाजे, अपनी खिड़कियाँ हर चीज़ बंद कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी जो वेंटिलेशन है वो बहुत कम हो जाती है। तो जो वायरस है वो वहीं घूमता फिरता रहता है, एक ने छींका, दूसरे ने खांसा और तीसरे को फ्लू हो गया। तो ये इस तरह से हमारा जो ओवर पॉपुलेशन है वो हमें इस तरफ धकेलता है कि आप जाके वायरस का, जो फ्लू का जो वायरस है, जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, उसको घसीटें और अपने अंदर ले जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुझे बताइएगा कि ये वायरस जो था पहले किस ज़माने में सुना करते थे इन्फ्लुएंजा, मगर अब ये टर्म इन्फ्लुएंजा है ये बहुत ज़्यादा जो है अस्पतालों का रुख कर रही है, लोगों को डायग्नोज हो रहा है कि आपको इन्फ्लुएंजा है। डेफिनेटली उसकी एक रीज़न तो मैंने आपको बताया कि हम ओवर पॉपुलेशन की तरफ चले गए हैं, और दूसरी रीज़न ये होती है कि जैसे ही हमारी, अब डाइट की भी आपने बात की, तो डाइट भी हमारी उस तरह से नहीं रही, अब हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है। पहले हमारी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी होती थी, इतनी पावर होती थी कि हमारी जो इंटरनल इम्यूनिटी थी वो उस वायरस के खिलाफ लड़ लेती थी, उस वायरस के खिलाफ एक्शन करती थी और उस वायरस को बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाने देती थी।
हमारा जो नाक है ये सिर्फ सांस लेने का काम नहीं होता, हमारी ये बॉडी की फर्स्ट डिफेंस लाइन है, क्योंकि हमने जो एयर है वो इसी नाक के थ्रू जाती है। तो कुदरत ने नाक के अंदर एक ऐसा डिफेंसिव सिस्टम रखा हुआ है। आप देखते हैं हमारे नाक के अंदर बाल ग्रो करते हैं, बाल इसलिए होते हैं कि जो हवा आ रही है उसमें जो डस्ट है, जो पार्टिकल्स है, उसको प्रोटेक्ट करें। फिर उसके ऊपर ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है नथनों के अंदर वाला, ये वेट रहता है हमेशा, ताकि जो मिट्टी वगैरह है, जो डस्ट है, वो यहाँ फंस जाए, इससे आगे ना जाए, हमारे फेफड़ों में ना जाए। फिर इसके आगे जो लाइनिंग शुरू होती है, वहां हमारे बारीक बारीक सीलियाज होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो फिर उसको और क्लीन करते हैं एयर्स को। अब जब सर्दी बढ़ती है तो वो जो एयर का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से बहुत डाउन चला जाता है ना। हमारी बॉडी 37 टेम्परेचर पे है, एयर का टेम्परेचर 12, 13, 14 यहाँ पे होता है। तो जब वो एयर आती है तो हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म को फ्रीज करती है, फालिज करती है, उसको रोक देती है, जिससे क्या होता है कि वही डस्ट पार्टिकल्स जो हैं उनका जो डिफेंस होता है वो वीक हो जाता है और वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं और जाके वायरल की एक्टिविटीज करते हैं, जिससे हमें खांसी, जुकाम, गला खराब, गले में दर्द, आपको पता है पानी आ रहा है, जलन हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर इदरीस, बिल्कुल आप बात सही फरमा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप प्लीज रेमेडीज के ऊपर बताएं। जी जी, क्योंकि रेमेडीज जो होती हैं बहुत जरूरी हैं। अक्सर लोग जो है वो एंटीबायोटिक्स नहीं खा सकते, उनको ड्रग इरप्शन हो जाता है, एलर्जीज बहुत ज्यादा इस मौसम में प्रिवेल होती हैं। तो कौन कौन सी घर में हम बैठे बैठे जो है रेमेडीज यूज कर सकते हैं और कौन सी वो रेमेडीज हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि फ्लू और वायरस में हमें एंटीबायोटिक्स लेनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, एंटीबायोटिक जो है वो एंटीबैक्टीरियल काम करती हैं और ये जो इशू है ये वायरल इशू है। तो एंटीबायोटिक्स वायरस के अगेंस्ट काम ही नहीं करती हैं। तो लिहाजा जो सार्फिन ये सोचते हैं कि हम फ्लू में या जुकाम में एंटीबायोटिक खाएं, तो उनको ये क्लियर एक मैसेज देना चाहूंगा आपके शो के थ्रू कि एंटीबायोटिक्स उस पर इफेक्टिव नहीं होती। अब हम आते हैं कि हम इसको नेचुरल बेस पे कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात ये कि हम अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करेंगे। अच्छा, डाइट में हम वो चेंजेस करेंगे जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी की तरफ लेके जाएं और हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसको बहाल करें। उसमें सबसे पहले तो सूप आ जाता है, वो आप अंडे का बनाएं, वो आप चिकन का बनाएं, वो आप बीफ का बनाएं, फिश का बनाएं। जो गोश्त के सूप हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं इस सारी सर्दी की बीमारियों में। अच्छा, चाहे जुकाम हो, खांसी हो, गला खराब हो। एक तो ये होती है कि जब वायरस जो है वो चूंकि कोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा होता है, अगर वो वायरल हमारे गले में है या नाक में है या पीछे खुराक वाली नाली में, तो जैसे ही हम गर्म कॉफी, चाय, सूप लेते हैं तो वो किल करती है उसको। जैसे हम एक हमारा फलसफा है कि हम पानी अगर उबाल के पीते हैं तो उसमें जरासीम नहीं होते, सेम इसी तरीके से जब हम गरम गरम सूप या चाय या कॉफी ले रहे होते हैं या गरम दूध ले रहे होते हैं तो बहुत इफेक्टिव होता है। उसके बाद हम कुछ कहवा जात पे आ जाते हैं कि कहवा जात जो है वो बहुत हाईली इफेक्टिव होते हैं इस सारी कंडीशन के अंदर। ठीक है, वो कौन से हैं? उसमें आप अदरक, लौंग, दालचीनी और शहद, इन 4 चीजों का कहवा बना के अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। अदरक, लौंग, दालचीनी और शहद का कावा, ये 4 चीजें आप मिला के कावा बना लें, कहवा बना लें। और इसमें हस्बे जायका जो है 2-4 कतरे नींबू का रस डाल लें। अच्छा। क्योंकि विटामिन सी जो है वो इस जो वायरल एक्टिविटीज हैं इनको रोकने में बहुत इफेक्टिव होता है। ओके। तो उसमें अगर आप वो दिन में 3 से 4 दफा यूज करते हैं तो वो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी बेहतर करता है और जो वायरल अटैक है, जो वायरल की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं, उनको रिवर्स करने में। और अगर आपकी बॉडी पेन कर रही है, आपका गला खराब है, गला दर्द कर रहा है, तो आप हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करें। अच्छा, इसको गोल्डन मिल्क कहते हैं। गोल्डन मिल्क कहते हैं। इसको गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाएं और उसको गरम गरम इंटेक करें। सर्दियों की ये भी एक बहुत अच्छी चीज होती है कि हम गर्म पानी या गर्म दूध या गर्म चाय पी सकते हैं, तो हमें ये ज्यादा से ज्यादा पीनी चाहिए। उससे ये होता है कि हमारी बॉडी की जो पेरिफ्रीज होती हैं, क्योंकि बॉडी का एक इंटरनल मैकेनिज्म ये है कि जब बॉडी को बाहर से कोल्ड फील हो रही होती है तो बॉडी ब्लड की सारी सर्कुलेशन को सेंटर कर देता है, इसलिए हमारे हाथ पांव ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, हमारा नाक ठंडा होता है, कान ठंडे होते हैं, तो जो पेरिफ्रीज की ब्लड सप्लाई है वो कम होना शुरू हो जाती है। जैसे हम बॉडी को हीट देते हैं या गर्म फ्लूइड्स देते हैं तो उससे बॉडी क्या करती है कि वो सर्कुलेशन का दायरा कार वसी करती है, वो नाक की तरफ भी फ्लो बढ़ता है, वो कान की तरफ भी बढ़ता है, पाँव की तरफ भी, हाथों की तरफ भी। तो जो सर्दी के असरात हमारी इम्यूनिटी को कम कर रहे होते हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हल्दी वाला दूध जो है वो बहुत इफेक्टिव है। और अगर आप डाइट लेना चाहें तो डाइट में भी आप बॉयल एग जरूर शामिल करें अपनी डाइट के अंदर, शहद जरूर शामिल करें, और ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसकी भी अगर आप लिमिटेड। डॉक्टर साहब, ड्राई फ्रूट से अक्सर लोगों को एलर्जीज हैं,
अक्सर लोग ज़्यादा खा लेते हैं, सुबह देखो उनका मुंह स्वेलिंग हुई होती है, सूजा होता है। जी जी। तो ड्राई फ्रूट की मिकदार कितनी करनी चाहिए, और ड्राई फ्रूट्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, कौन सा खाना चाहिए? अच्छा, ड्राई फ्रूट से जो एलर्जी है वो एक्चुअली ड्राई फ्रूट की एलर्जी नहीं होती। ड्राई फ्रूट्स को लंबे अरसे तक प्रिजर्व रखने के लिए जो उस पर केमिकल्स लगाए जाते हैं वो उनकी वजह से एलर्जीज होती हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट को भिगो के रखते हैं और वॉश करके इस्तेमाल करते हैं तो शायद ये एलर्जीज मिनिमम हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप ये पूछना चाहें कि कौन से ड्राई फ्रूट ज़्यादा लेने चाहिए इस मौसम में स्पेशली, उसमें किशमिश बहुत इंपॉर्टेंट है, खजूर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीर बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी हद तक आप काजू और पिस्ता जो है उसको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी जो है वो मेंटेन रहती है। कोलेस्ट्रॉल फ्री ड्राई फ्रूट कौन सा होता है इसमें जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना हो? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो फैट्स के साथ बनता है, आयल्स के साथ नहीं बनता। और जितने ड्राई फ्रूट्स हैं इनमें आयल्स होते हैं, इनमें फैट्स नहीं होती। फैट्स हमेशा हमें एनिमल डाइट से मिलती है, गोश्त और अंडा, दूध, दही, इन चीज़ों से हमें फैट्स मिलती हैं। और जितने वेजिटेबल्स हैं वो हमें आयल्स देते हैं। आयल्स कभी भी बॉडी में फ्रीज नहीं होते, आयल जो है वो कन्वर्ट नहीं होते कोलेस्ट्रॉल के अंदर, फैट्स के अंदर। तो लिहाजा सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल फ्री हैं, वो आयल्स की शक्ल। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अगर अखरोट खाते हैं ज़्यादा, जिसके ऊपर एक रिसर्च भी है कि इससे कैंसर के ऊपर भी ना इसका मतलब कि जब खाने से नहीं होता उन लोगों को, तो वॉलनट खा, डॉक्टर्स कहते हैं कि वॉलनट आप कंज्यूम कर लें, अखरोट खा लें, वो जरा कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और बाकियों से आप इज्तनाब फरमाएं। क्या ऐसा है? नहीं नहीं, मैंने बताया ना, वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, वेजिटेबल्स जो हैं वो आयल्स की तरफ जाती हैं, ठीक है ना। जो हमारे प्लांट बेस्ड चीजें हैं वो आयल्स देती हैं। आयल्स हमारी बॉडी के ईच मसल्स के रिक्वायर्ड होता है। हमारे जो मसल मूव करता है ना, ये इस तरीके से इसके अंदर पूरे रेशे होते हैं जो मूव करते हैं, उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा। हमारी बॉडी के लिए आयल्स जो हैं या जो मॉइस्चर है वो बहुत जरूरी है। ये सर्दियों में इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है क्योंकि सर्दी में मॉइस्चर जो है वो कम होता है बॉडी के अंदर, और हम पानी भी कम पी रहे होते हैं, तो उस वजह से हमारे बॉडी जो है वो फ्रीज होती है, पेन करती है। ठीक है। तो उसके लिए जितना मॉइस्चर लेते हैं, और मॉइस्चर ये नेचुरल मॉइस्चर होता है, मूंगफली हो गई, वॉलनट हो गए, बादाम हो गए, काजू हो गई, पिस्ता हो गया, इनके अंदर नेचुरली, और नारियल हो गया, इनके अंदर नेचुरली आयल्स मौजूद होते हैं जो बॉडी को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं और बॉडी की मसल्स मूवमेंट के लिए और मसल एनर्जी के लिए बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जिनको जो है एस्थमा का इशू है, दमे का इशू है, सांस का इशू है, उसके लिए नेचुरल रेमेडी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो उनकी प्रिवेंशन ये है, जैसे आपने बात की कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर डिफरेंट ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस, वो मुअल्लक होते हैं। सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल बहुत लाजमी है। ठीक है, मास्क लाजमी इस्तेमाल करें, और दूसरे नंबर पे रोजाना शाम को वो स्टीम लाजमी लें, ताकि अगर कोई किसी वजह से उनके नाक में या उनके जो आँखों में या कहीं भी वो कोई ऐसे पार्टिकल्स फंसे हैं, जैसे आप भाप लेते हैं तो वो गर्म हवा जब जाती है तो वो उसको क्लीन कर देती है। भाप लात को लाजमी लें, और उसके साथ साथ जो मैंने आपको कहवा बताया है, जिसमें लौंग है, इलायची है, दारचीनी है और शहद है, इसमें छोटा सा टुकड़ा वो अदरक का शामिल कर लें। जब अदरक शामिल करेंगे तो वो उनकी जो नेचुरल इन्फ्लेमेशन होती है, जो ठंडी हवा की वजह से हो रही होती है, वो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाती है और उनको सांस लेने में बेहतरी फील होती है। एक सवाल आपसे ये है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा भूख क्यों लगती है? हर 2 घंटे के बाद हम फील कर रहे होते हैं जैसे हमने तो कुछ खाया ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सर्दी में मैंने पहले बताया कि सर्दी में हमारी शरीर सर्कुलेशन जो है वो सेंट्रल हो जाती है, तो स्टोमक जो होता है उसको ज़्यादा सर्कुलेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो वो ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगती है। और दूसरी सबसे अहम वजह है कि सर्दी में हम पानी कम पीते हैं, तो पानी पहले हमारे स्टोमक का कुछ हिस्सा फिल रखता है, तो जब हम पहले दिन में 8 गिलास पीते थे, अब दिन में 1 गिलास भी नहीं पीते हैं, तो वो सारा जो फूड है वो उसको फिल करना होता है स्टोमक ने, तो इसलिए वो फूड डाइजेस्ट इजीली हो जाता है, और उसके बाद फूड स्टोमक फिर एम्प्टी होता है, फिर भूख लगना शुरू हो जाती है। तो उसमें हमारे लिक्विड्स का इस्तेमाल कम होने की वजह से ये मसला होता है। अच्छा, लोग ये कहते हैं, ये मिथ भी है कि सुबह के वक्त ठंडे पानी पीने से या आग नहीं आ रहा घर में गर्म पानी, नहाने से, अगर हमने नहा लिया है तो उससे जो है जुकाम बढ़ जाता है, और इसके साथ आपको वो भी हो जाता है जो कहते हैं ब्रोंकाइटिस, इसको कहते हैं, वो भी हो जाता है। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, ये मिथ नहीं है, ये हकीकत है। हर बंदे का डिफरेंट है। जो यंग लोग हैं, एनर्जेटिक लोग हैं, उन्हें ठंडे पानी से इतना मसला नहीं होता, या जो रूटीन में ठंडा पानी यूज़ कर रहे होते हैं उनके लिए मसाइल नहीं होते। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, स्पेशली जो बुजुर्ग हजरात हैं, जैसे आपने कहा अस्थमैटिक लोग हैं, या छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, अगर वो ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं तो उनमें इस तरह के मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक है, सांस भी ठंडी जा रही है, फिर पेरीफ्रीज पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो ब्लड सप्लाई कम होती है तो ऊपर और ठंडा पानी डालते हैं तो और वो वीक होते हैं।
उसकी वजह से ये इस तरह के मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर इदरीस, जल्दी से बता दें इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी बूस्टर के लिए पहले तो मैंने आपको बताया कि आप सूप इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, स्पेशली जो है वो किशमिश का मैं बार बार रिकमेंड करूंगा। आप किशमिश रात को भी 5-6 दाने लाजमी लें और सुबह उठते ही फिर लाजमी लें, और इंजीर रात को भिगो के रखें, सुबह निहार मुँह लाजमी खाएं। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर भी है और आपकी जो सर्दियों के मसाइल हैं उनसे आपको छुटकारा दिला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इदरीस खान, नेचुरल मेडिसिन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। हमने सोचा कि आज हम आपको नेचुरल रेमेडीज़ बताएं घर में कितनी ज़रूरी हैं। हम लोग बिल्कुल जो है थक गए हैं मेडिसिन खा खा के, दवाइयाँ खा खा के, पी के, और बच्चों को बार बार डॉक्टर के पास लेके जाके। मगर जो आपका किचन होता है वो एक बहुत बड़ी फार्मेसी होती है, आप इसको यूटिलाइज़ करें, इसमें से चीज़ें निकाल के अपने बच्चों को, बुजुर्गों को दें और ऑटोमेटिकली अफाका होगा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, थोड़ी सी हम बात करते हैं नेचुरोपैथी में कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो आती हैं, क्योंकि आज हम नेचर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। उसी हवाले से हमने आपको बताया कि घर में रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं और बीमारी की हालत में नेचुरोपैथी में कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करके हम कितना बेहतर हो सकते हैं, सेहतमंद हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, एक ऐसा कदीम इलाज है और साइंसी दौर में भी बेहद मकबूल ये टेक्निक है जिसको कपिंग कहते हैं, जिसको हजामा कहते हैं, और ये भी कहा जाता है या ना सिर्फ ये यूनानी तिब है, अब चीन में भी बहुत मकबूल है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस्लामी रवायात में भी इसकी खुसूसी एक अहमियत है, और यहाँ तक के फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सेहत के लिए हजामा को मुफीद करार दिया है। तो आज हम हजामा पे बात करेंगे। हजामा कब कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, किन किन को कराना चाहिए, और हजामा से कौन से इलाज मुमकिन है। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सहर आमिर ने, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हजामा एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अच्छा डॉक्टर सर, हजामा सबसे पहले लोग डर जाते हैं, लोग कहते हैं कपिंग है, निशान पड़ जाएंगे, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो कपिंग का मेथड है ये सेफ एंड साउंड मेथड है? बिल्कुल, कपिंग का मेथड बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। जैसे आपने खुद बताया कि एक सुन्नत है, तो सुन्नत में कोई चीज़ ऐसे कैसे हो सकती है कि हमारे लिए नुकसानदेह हो। जो कपिंग के ब्लेड्स का लोगों को खौफ होता है कि डीप हैं, इनसे निशान पड़ जाएंगे, कपिंग के ब्लेड्स बिल्कुल डीप नहीं होते, बिल्कुल सुपरफिशियल होते हैं। और जब हम ब्लेड्स से कट्स लगाते हैं उससे पहले हम सक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे आपका जो थोड़ा बहुत पेन होता है वो भी नहीं होता, तो इट्स लाइक कम्प्लीटली पेनलेस। अच्छा, पेनलेस होता है ये। अच्छा, ये हजामा जो है इससे कौन कौन से इलाज होते हैं, किन किन लोगों को हजामा कराना चाहिए? हजामा एक हेल्दी इंडिविजुअल को भी कराना चाहिए और बीमारियों के लिए भी होता है। हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हजामा सिर्फ उनको कराना चाहिए जो बीमार हैं या जिनको कोई इशू है। हजामा हेल्दी लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखें हमारी एक रूटीन ऐसी बन गई हुई है, हम जंक फूड खाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत क्या कहते हैं, हम बहुत बैठे रहते हैं, एक्सरसाइजेस नहीं करते, तो उस वजह से एक बॉडी में टॉक्सिफिकेशन हो जाती है हमारी। अदरवाइज अगर हम मेडिकल की तरफ आएँ तो हजामा में कहते हैं ब्लैक मैजिक का भी इलाज है, कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट प्रॉब्लम्स का, बॉडी पेन्स का, इवल आई का, अच्छा, और शुगर के लिए भी लोग कराते हैं, डायबिटीज़ वगैरह के लिए। तो हजामा में बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। ठीक है, और क्या इसकी कोई एज लिमिट होती है कि इस एज का बंदा हजामा करा सकता है, या इसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा? नहीं, हजामा की कोई एज लिमिट तो नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली हम बच्चों का नहीं करते। एनीवन अबव 16 कैन गो फॉर हजामा। दूसरी चीज़ ये कि हजामा में उन लोगों को नहीं करते जिनका हीमोग्लोबिन लो हो या जो प्रेगनेंसी के फेस में हो। अच्छा, ये भी पहले से देखना पड़ता है कि हीमोग्लोबिन का भी किसी को मसला ना हो। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो लो जिनका होता है तो उनको नहीं कराना चाहिए? नहीं, क्योंकि हजामा में बेशक जो आपका ब्लड निकलता है वो टॉक्सिक ब्लड होता है, लेकिन आपका जो है वो ओवरऑल ब्लड की क्वांटिटी बॉडी में कम होती है, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, तो ब्लड का जो आपका लेवल होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो अगर जिनका हीमोग्लोबिन लो होगा उनको चक्कर आने का इशू हो जाता है या फिर इस तरह के मसले हो जाते हैं, इस वजह से फॉर द सेफ साइड, हाँ एनीमिक होते हैं, फॉर द सेफ साइड हम उनको कहते हैं कि हजामा अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर सर, वेट कपिंग में और ड्राई कपिंग में क्या फ़र्क है? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं हजामा के बारे में, गूगल भी करते हैं, तो बहुत ही टाइप्स आ जाती हैं, तो आप मुझे बताएं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है? वेट कपिंग और ड्राई कपिंग में मेनली कटिंग का फ़र्क है। ड्राई कपिंग में हम कट्स नहीं लगाते, वहाँ पे हम सिर्फ सक्शन क्रिएट करते हैं, उसको थोड़ी देर रखते हैं, देन हम सक्शन रिलीज़ कर देते हैं, जिसमें से आपका जो ओवरऑल ब्लड फ्लो है या बॉडी को एक इंस्टेंट रिलैक्सेशन फील होती है। वेयर एज
जब वेट कपिंग की हम बात करते हैं, सॉरी ड्राई कपिंग में हम कट्स नहीं लगाते। जब हम वेट कपिंग की बात करते हैं हम कट लगाते हैं और आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हम बॉडी से बाहर सक आउट कर लेते हैं। ठीक है। और जो हजामा है इसकी स्पेशल डेट्स होती हैं? यस। या इस्लामी डेट्स के हवाले से ये किया जाता है, तो किन किन तारीखों में हजामा जो है मुमकिन है? चांद की 17, 19 एंड 21। अच्छा, चांद की जो कैलेंडर होता है, इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं, उसकी तारीखों के हिसाब से किया जाता है। 17, 19 एंड 21। अच्छा, वैसे ये क्या है, ये मिथ क्या है कि इस्लामी तारीखों से किया जाए? ग्रेविटेशनल पुल इस टाइम पे कम होता है तो आपके टॉक्सिन जो है वो इजीली ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, ये इसके पीछे बैकग्राउंड है। अच्छा, जिन्होंने कोई इमरजेंसी सूरत हाल में कराना हो या चांद की तारीखें नहीं हो तो क्या वो करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। ये सिर्फ क्या कहते हैं सुन्नत प्रेफर किया गया कि इन डेट्स पे कराएं, अदरवाइज आप थ्रू आउट द मंथ कभी भी करा सकते हैं। ठीक है। तो इसकी रवायात जो हैं वो कहाँ से आई, कैसे आई? और पहले ये पाकिस्तान में इतना आम लफ्ज़ नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हर हॉलिस्टिक क्लिनिक ने हजामा थेरेपीज निकालनी हुई हैं। अच्छा, हजामा कहा जाता है कि मेराज शरीफ पे जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो उनको ये तोहफ़ा मिला था, हजामा का तोहफ़ा, और उस टाइम से ही हजामा होता आ रहा है। उस टाइम थोड़ा फायर कपिंग था और इस तरह की चीज़ों से, हॉर्न से, चमड़ों से, इन चीज़ों से हजामा किया जाता था। अब क्योंकि एडवांसमेंट की तरफ आ गए हैं तो हमने हजामा कप्स, हजामा गन और ये सारी चीज़ें इन्वेंट कर ली हैं। पर हजामा शुरू तब से ही हुआ है, ऑन एंड ऑफ होता आ रहा है, क्योंकि चाइना और दूसरे मुल्कों में इतनी एक्सेप्टेड है, लोग वहाँ से एक्सपीरियंस लेकर आते हैं कि हमारा इतना अच्छा हुआ है, हमें रिलैक्सेशन मिली है, लोगों में बहुत सी बीमारियों का इलाज उससे हुआ है, तो इस वजह से इसकी अब जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ गई है, लोगों में बढ़ गई है। डॉक्टर साहबा, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठंडा मौसम है, मौसम की वजह से लोगों की हड्डियों में भी दर्द है और पट्ठों में भी दर्द है, खिंचाव भी है, वॉक करने को भी दिल नहीं चाहता क्योंकि मौसम ऐसा है, स्मोक के भी इश्यूज हैं। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, आप क्या सजेस्ट करती हैं, क्या हमारी लाइफस्टाइल होना चाहिए? देखिए, वॉक के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं है इस मौसम में, क्योंकि सर्दियों में जो है हमारा बॉडी प्रेशर और हमारे एनवायरमेंटल प्रेशर में एक डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो पुरानी दर्दें हैं वो भी निकल आती हैं। अक्सर लोग कहते हैं हमें दर्द गर्मियों में चोट लगी थी, अब दर्दें निकल रही हैं, क्योंकि तब वो आपकी पूरी तरह से हील नहीं हुई होती, वो आपकी सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती हैं। आपको अपना वाटर लेवल बहुत अच्छी तरह मेंटेन रखना चाहिए, डिहाइड्रेशन ना हो, उससे भी आपकी पेन्स बॉडी की जो है वो ज़्यादा होती हैं। अपने पोस्चर का ख्याल रखना चाहिए, यू नीड टू सिट स्ट्रेट। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं या बैठ के काम करने वाला आपकी कोई भी जॉब है, एवरी 15 to 20 मिनट्स आप उठ के एक छोटा सा राउंड लगा लें। अच्छा। ताकि आपकी बॉडी जो है वो स्टैटिक पोजिशन में ना रहे। अदर देन दैट, अगर आप वॉक करने बाहर नहीं जा सकते, आप अपने रूम में 8-10 चक्कर लगा लें, थोड़ी थोड़ी देर बाद एटलीस्ट आप मूवमेंट में आ जाएंगे। एक बहुत हमारा जो मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में कि हम सारे दिन काम करते हैं तो हम एक्सरसाइज मोड में होते हैं या हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव होती है। एक्टिव ज़रूर है लेकिन वो बेनिफिशियल या एक्सरसाइज मोड में नहीं होता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं हम एक स्पेशल मसल ग्रुप को टारगेट कर रहे होते हैं या हम अपने बॉडी के स्पेसिफिक मसल्स को टारगेट कर रहे होते हैं। जब आप काम कर रहे हैं, आप किसी भी मूवमेंट में काम कर रहे हैं, यू वुडंट बी अश्योर ऑफ योर पोस्चर, आपका पोस्चर किस तरह का है, आप किस पोजीशन में काम कर रहे हैं। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि हम काम करते हुए अपने आप को फ़ायदा देने के बजाय ये सोच के कि मैं काम कर रहा हूँ, वेरी हेल्दी फॉर मी, आप अपने आप को नुकसान दे लेते हैं। अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहेंगे हमारी कमर में दर्द है या हमारी गर्दन में दर्द है, तो हम उनसे पूछेंगे आपने क्या किया था? मैंने ज़मीन से वो बोतल उठाई थी। तो जब आप बॉटल गलत पोस्चर में उठाते हैं आपकी बैक में दर्द निकल आता है, या मैंने ऊपर से कोई चीज़ ऐसे करके एकदम से खींची थी, आपकी गर्दन में दर्द निकल आता है। तो पोस्चर की अवेयरनेस होना भी इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर सर, अक्सर ऐसा होता है कि कोई आपकी पुरानी चोटें हों तो सर्दियों में ज़्यादा पेनफुल होती हैं, दर्द करती हैं। तो जैसे बर्फ़ की जो चोट होती है उसकी दर्द नहीं जाती, हड्डियों के अंदर अगर कोई खिंचाव आ जाए या आपको कहीं स्टंट्स पड़े हों या आपको कोई ना कोई रॉड्स पड़ी हों, एक्सीडेंटल केसेस जो होते हैं उनकी दर्दें नहीं जाती जितने साल भी गुजर जाएं, आप क्या कहती हैं इसके ऊपर? अच्छा, एक इसका रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा एनवायरमेंटल प्रेशर और बॉडी प्रेशर डिफरेंट हो जाता है सर्दियों में। तो हमारी बॉडी जो है एनवायरमेंटल प्रेशर से कोप अप करने के लिए कॉन्स्टेंटली एक जंग की हालत में होती है, मुकाबला कर रही होती है, तो उस वजह से हमारी दर्दें जो है हमें ज़्यादा निकल आती हैं। दूसरा ये कि एक कॉन्सेप्ट अभी पाकिस्तान में आम नहीं है कि जो हमारी पोस्ट सर्जिकल होती है या जो कोई भी हमारा पोस्ट ट्रॉमा होता है, फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम नहीं कराते। हम हॉस्पिटल से हमारा फ्रैक्चर हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, हम घर आ गए, जितनी देर में वो रिकवर हो गया, प्लास्टर उतर गया,
वील बी फाइन, हम सोचेंगे ठीक है, सही हो गया। लेकिन आपके उस मसल के साथ साथ बाकी बहुत से मसल्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ हुई होती है, जिसकी वजह से आपकी वो दर्दें नहीं जाती, वो पूरी तरह हील नहीं होता। लेट्स सपोज अगर मेरी एल्बो पे दर्द है या मेरे रिस्ट में दर्द है, मैं सारा बाजू अपना इस तरह से रखूँगी, स्ट्रेट रखूँगी, ये मसल भी मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ये मसल भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ये मसल भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। जब मैं आप ठीक हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, तो जो मसल डैमेज था वो रिकवर हुआ है, लेकिन बाकी जगहों पे हमारे कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं। हम उनकी तरफ नहीं जाते कि हमने उनको खत्म करना है, अपनी मूवमेंट वापस करनी है। हमें लगता है इतने साल गुजर गए हैं, अब तो हीलिंग हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेचुरली हीलिंग नहीं होती। तो हर साल फिजियोथेरेपी करानी चाहिए फिर? आपको कोई भी दर्द है, आपकी कोई भी ट्रॉमा है, हॉस्पिटलाइज है, आप किसी भी चीज़ रीज़न की वजह से बेड रेस्ट पे हैं, आपको अपनी एक फिजियोथेरेपी करानी चाहिए। पोस्ट सर्जिकल है, कहीं पे भी आपको स्टिचेस लगे हैं, उसके बाद भी आपको फिजियोथेरेपी करानी चाहिए। इवन प्री नेटल और पोस्ट नेटल फिजियोथेरेपी का पाकिस्तान में अब कॉन्सेप्ट आम होना शुरू हो गया कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी औरतों की फिजियोथेरेपी होती है, आफ्टर डिलीवरी भी होती है, क्योंकि समवेयर आपके मसल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो ये हमेशा से कहा जाता है ना कि खवातीन जो हामला खवातीन है वो तो बिल्कुल कोई हाथ भी बेड रेस्ट पे आ जाए, बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ जाए। हम तो इसको एज अ बीमारी की अलामत समझते हैं। तो इसकी क्या फिजियोथेरेपी होती है? से देखा जाता और प्रीनेटल पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज होती है, पेल्विक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, क्योंकि ताकि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी औरत के लिए वो चीज़ ईजी रहे। दूसरा ये कि हम देखते हैं, जैसा आपने कहा कि पूरा उस टाइम पे ड्यूरेशन पे हमने बेड रेस्ट में बिठाते हैं, तो आफ्टर डिलीवरी औरतों का जो है वो हीलिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। एक तो उनको नेचुरली मिलता नहीं है हीलिंग टाइम के, ठीक, एक तो बच्चा छोटा, उसके साथ फिर उन्हें करना पड़ता है, चलना फिरना पड़ता है। दूसरा ये कि उनका मतलब अपने घर के काम, और वो फिर उस चीज़ को हीलिंग पे आती नहीं है। फिर साल बाद 2 साल बाद उनका, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि मेरी तब डिलीवरी हुई थी, अब मेरी बैक में बहुत पेन रहता है, मेरे से उठा नहीं जाता। तो ये सारी आपकी डिलीवरी के टाइम की वीकनेसेस होती हैं जो थोड़ा टाइम बाद आपके सामने आती हैं। सही है, सही है। अच्छा, ऐसे मार्केट में ऑयल्स अवेलेबल होते हैं जिससे कहते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं है, आप लगाओ, जैसे ऑर्थोफिट ऑयल्स हैं और बहुत से और ऑयल्स हैं जो कि जोड़ों की दर्दों के हवाले से जो है बहुत कहते हैं कि मौसर हैं अकॉर्डिंग टू पीपल। आप क्या समझती हैं, ऑयलिंग जो है उन जगहों की ज़रूरी है, क्या फिजियोथेरेपी के ऊपर ही जाना चाहिए? अच्छा, ऑयलिंग हो गई या पेन किलर्स हो गई, ये हमारे पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। हमारा जो माइंड होता है ना, वो पेन परसीव करना ख़त्म कर देता है, लेकिन पेन अपनी जगह है, जो इशू है वो भी अपनी जगह है, सिर्फ आपके माइंड को पता नहीं चल रहा होता कि बॉडी में वहाँ इशू हुआ हुआ है। तो आप जब तक ये यूज़ करेंगे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जिस दिन आप ये छोड़ेंगे, हो सकता है कि जो आपकी सिचुएशन है या जो बॉडी पेन है वो पहले से बढ़कर सामने आए। हीट पैड्स कब लगाने चाहिए, क्यों लगाने चाहिए बॉडी के ऊपर? अच्छा, हीट पैड जो है वो विद इन 42 to 72 आवर्स, जब हमारी एक्यूट इंजरी है तब हम आइसिंग करते हैं और उसके बाद से हम हीट पैक यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट जरा डॉक्टर बताइएगा कि कोई इंजरी हो जाती है, कोई स्वेलिंग हो जाती है, कोई चोट लग, कोई बम पड़ जाता है, तो लोग कहते हैं आइसिंग करो। तो और अक्सर लोग ये भी कहते हैं गर्म कपड़ा सेक कर तवे के ऊपर वो लगाओ। तो मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए दोनों में से? जब आपकी फॉरेन इंजरी होती है उस पर आप आइसिंग करते हैं 2 से 3 दिन। अगर आपकी इंजरी पुरानी हो गई है, जैसे हम कहते हैं साल पहले या 3 माह पहले मुझे दर्द निकला था, उस सिचुएशन में हम हीट पैक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों में अंदर फ़र्क है, क्योंकि अक्सर लोग नहीं पता होता ना कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ माएँ सेकती हैं और लगाना शुरू कर देते हैं, उससे और स्वेलिंग शुरू हो जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन होती है और आपने चेक नहीं कराया होता, आप अपने तौर पे ही वहाँ पे हीट पैक लगाना शुरू कर देते हैं। ऑलरेडी एक चीज़ इन्फ्लेमेड है, आप उसको और हीट करेंगे तो आप सोचें उसके क्या रिजल्ट होंगे। स्ट्रेचिंग के ऊपर थोड़ी सी बताएं कि स्ट्रेचिंग कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? सर्दियों में हमारा जिस्म जो है बहुत लागर सा हुआ होता है, लेथार्जिक हो रहे होते हैं, सुबह उठने को दिल नहीं कर रहा होता, बेड से नीचे टांगे नहीं रखी जाती, ऐसे लग रहा था कि बहुत बोझ है। मुश्किल सबका ये मसाइल है। अब ये नहीं पता कि अंदर क्या बीमारियां लेके फिर रहे हैं, मगर बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या कहती हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। हमें स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग इवन अगर हमें कोई इशू नहीं भी है तो भी करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग में आपको विद द एज एक हमारा नेचुरल मैकेनिज्म है, एक बॉडी मैकेनिज्म है कि हमारे मसल्स ने वीक होना ही होना है। अगर हम थ्रू आउट द प्रोसेस या थ्रू आउट द एज जब हम एक्टिव हैं, जब हमारी बॉडी में वो कैपेसिटी है,
हम स्ट्रेचिंग कर लेंगे, स्ट्रेंथनिंग कर लेंगे, तो हमारा स्ट्रेचिंग खवातीन के लिए आप बताएं थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सेगमेंट जो है स्पेशली हम लेडीज के लिए करते हैं और खवातीन देखना चाहती हैं कि स्ट्रेचिंग कैसे करनी चाहिए हाथ की और टांगों की। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? टांगों की तो आप स्ट्रेट बिल्कुल लेट के अपने बेड के साथ बेड पे प्रेशर देके पाँव अपना थोड़ा सा पीछे की तरफ फोल्ड करें और इसको मोड़ते जाएं। जब आप मोड़ेंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपके थ्रू आउट इस जगह पे स्ट्रेच आ रहा है। आप हाथों की सिंपल स्ट्रेचिंग हाथ इस तरह करके इनको इस तरह से पीछे की तरफ बेंड कर लें। ठीक है, ठीक है, आपको सारा यहाँ तक स्ट्रेच जाता हुआ फील होगा। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है तो हम अपने हाथ के नीचे पिलो भी रख सकते हैं, तो वो आपका थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा और आपको थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह हमने अपनी एल्बो स्ट्रेच करनी है। हम ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है कि हम अपने बाजुओं को जो सर्कुलर मोशन में मूव कर लें, इससे आपके शोल्डर की जो है वो भी मूवमेंट बेहतर होती है। अच्छा, राइट आपने क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है? अब 10 दफा क्लॉकवाइज कर लें, 10 दफा एंटी क्लॉकवाइज कर लें। ठीक है। उसके अलावा आप कोई बहुत बिल्कुल से लाइट वेट सी चीज जैसे ये है, फॉर द स्टार्टिंग आप ये लेके अपने आप को इस तरह से कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको लगे कि अच्छा इट्स वेरी इजी फॉर मी टू कैरी, आप 1 लीटर वाली बॉटल पे शिफ्ट कर लें, 1.5 लीटर वाली बॉटल पे शिफ्ट कर लें, रेदर देन आप बाजार से वेट्स लें, डम्बल्स लें। क्योंकि बहुत से लोग हमें बहुत सी औरतें होती हैं वो कहती हैं हमें कोई ला कर नहीं देता, तो आप घर पर ये चीज़ें कर सकते हैं। आपके पास जरूरी नहीं कि डंबल तो आप इन्हीं चीज़ों को उठा लें। ये भी आपने वैसे अच्छा एक मशवरा दिया है। अच्छा डॉक्टर सहर, जिनको ब्लड प्रेशर्स हैं, शुगर्स हैं और उनके पाँव स्वेल हुए होते हैं, बुरे तरीके से स्वेल हुए होते हैं, क्या रेमेडी उनके लिए? पानी लें, नीम गर्म पानी। ठीक है, और नीम गर्म नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब वो आपको जलाए ना पर टॉलरेबल हो। उसमें 2 चम्मच नमक डाल के आप उसमें पाँव रखें, नमक नहीं है तो डिस्प्रिन की 2-3 गोलियां डाल लें। ठीक है, आपके पाँव की स्वेलिंग भी इंस्टेंटली बहुत कम हो जाएगी और अगर आपके पाँव में पेन है या कोई इस तरह का इशू है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर सहर आमिर, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, हजामा एक्सपर्ट भी हैं। हमने आपको बताया कि हजामा जो लोग करवाना चाहते हैं उनको चांद की जो है किन किन डेट्स पे कराना चाहिए, किन किन लोगों को हजामा कराना चाहिए और हजामा के बेनिफिट्स क्या हैं, और सर्दी के मौसम में अपने आप को फिट रखने के लिए कौन सी स्ट्रेंथ और एक्सरसाइजेस जो हैं वो आपने अपनानी है ताकि अपने आप को आप ना बिल्कुल फील कर सकें कि यू आर फाइन, यू आर फिट। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज के प्रोग्राम के मेहमान खास जो हैं वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की पहचान है। उन्होंने अपनी आवाज़ के ज़रिए जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में पहुंचाया, ना सिर्फ पहुंचाया बल्कि जहां जहां वो गाते रहे हैं, जहां जहां वो दिखते रहे हैं, वहां वहां पाकिस्तान जो है वो पेश रहा है। और अब मौसीकी से हटकर वो एक पार्टी चला रहे हैं, बराबरी पार्टी। यकीनन आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, कंट्रोवर्सीज का हिस्सा भी रहते हैं, या कंट्रोवर्सीज उनके पीछे भागती हैं या वो कंट्रोवर्सीज के पीछे भागते हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि क्या माजरा है। तो मैं वेलकम करती हूँ मारूफ गुलकार जवाद अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको गुलकार कहूँ, मौसीकार कहूँ या मैं सियासतदान कहूँ? सियासतदान कहें, क्योंकि मैं शुरू से सियासत ही करना चाहता था। मैंने मौसीकी भी इसलिए चुनी थी ताकि मैं कोई शोहरत मिल जाए, मुझे मिडिल क्लास का आदमी हूँ, तो सियासत करनी है तो और कोई तरीका है नहीं, तो इसलिए की थी। अच्छा, ये पूरा आपने प्लानिंग की हुई थी, कहाँ इंजीनियरिंग तो कहाँ म्यूजिक, अब कहाँ पॉलिटिक्स, ये 3 अलग अलग शोबे हैं, ये कैसे इंटर रिलेट किया है ना? ये जो प्लानिंग वाला जो मामला है ना, ये आदमी सिर्फ इस हद तक कर सकता है कि मैं ये करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं ये चीज़ें कर लूँ, वेरिएबल्स को जो है वो जमा कर लूँ, उनको ठीक कर लूँ, रिजॉल्व कर लूँ। तो उसमें होता ये कि जब आप ये करते हैं तो आपके सामने रुकावटें आती हैं। कई दफ़ा लक आपकी फेवर में होती है तो रुकावटें कुछ नहीं कहती हैं आपको। कई दफ़ा लक आपकी फेवर में नहीं होती तो आप वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। हुआ ये था कि मैं तो यूनिवर्सिटी बल्कि कॉलेज के ज़माने से मेरे अंदर मैं एक सोशलिस्ट हूँ बाय फिलोसफी। तो वो मैं उस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहता था और मैं आम लोगों को चाहता था कि वो मुनज़्ज़म हो और अपने हकूक़ के लिए लड़ें सियासी तौर पे। तो फिर जब मुझे आता था गाना आता था मुझे शुरू से, क्योंकि हमारे घर में नान के दाद के दोनों जो है ना वो बहुत शौकीन थे म्यूजिक के और आर्ट के। अच्छा, तो आर्ट लवर्स थे? जी सब। तो इसलिए फिर वो प्रोग्रेसिव लोग थे, मतलब तरक्की पसंद लोग थे, रोशन ख्याल लोग थे। तो इसलिए गाना चूंकि आता था
पहले मैं क्रिकेट खेलता रहा, बड़ा अरसा खेली मैंने क्रिकेट, और मैंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, मैंने अपने यूनिवर्सिटी का कैप्टन था, क्लब का कैप्टन था, मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी खेला, विल्स का पाकिस्तान अंडर 19 खेला उससे पहले, तो ये सब किया। लेकिन मुझे लगा आगे म्यूजिक इसमें ना बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, म्यूजिक थोड़ा मुझे आसान लगा। मेरे सामने ऐसे ऐसे लोग सिंगर बन रहे थे जो मेरे जैसा ही गाते थे। हाँ। वो मेहदी हसन नहीं थे, हाँ। नूर जहां भी नहीं थे, लेकिन वो सिंगर बन गए। मैंने कहा ये तो मुझे भी आता है। हाँ। तो मैंने फिर इसके इशारा कर रहे हैं बहुत सारे देखिए, हम सारे जो है ना खुद रॉ पौधे हैं। हाँ। हम लोग बस गाना शुरू हो गया ऐसे ही, और बस वो हाँ। थोड़ा बहुत आता था, मुझे समझ आ गया है, कोई पूछूंगी आपसे। नहीं कोई एक आदमी नहीं है, सारा का सारी खेप ऐसी है। हाँ। सारी की सारी हमारी खेप जो है, मिसाल के तौर पे अगर अभी आप मुझसे पूछे ना कि गाना किसको आता है, जो नए लोग भी आ रहे हैं, तो उनमें जैसे नबील चौकत है। हाँ। या वो एक है लड़का अली सेठी है। हाँ। अमानत अली एक लड़का है। हाँ। इस तरह के लोग जो है ना, इनको एक्चुअली गाना गाना आता है, और ये हमसे बहुत बेहतर गाना गाते हैं। अच्छा, राहत फतेह अली खान, शफकत अमानत अली खान, सज्जाद अली, ये बाकायदा सिंगर्स हैं। अच्छा, इनके अलावा इनको आता है, इनको आता है। गाना किसको नहीं आता ये भी बता दो। वो सारे ही हैं बाकी नहीं, ये तो आपने नाम लिए ना, ये भी नाम लें। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं आता, मैं कह रहा हूँ कि वो गुलकार नहीं है, वो आर्टिस्ट है। आपकी सजेशन ये भी एक बहुत प्रोग्रेसिव सजेशन हो सकती है, आप थोड़ा सा कर सकते हैं एडवाइस जिनको नहीं आता। देखिए, मैं जो बड़े नाम है ना, मिसाल के तौर पर जो मेरे साथ बड़े हुए थे, मैं हूँ, शहजाद रॉय है, हदीका ज्ञानी है, अबरारुल हक है, फिर कोई भी आप नाम लेते जाएं, ये इवन अली हैदर है, जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे सिंगर नहीं है असल में। एक्चुअली इनको सिंगर कहना भी जो है ना, वो बुरी बात है मेरे समेत, क्योंकि ये सिंगिंग जो है ना, वो एक आर्ट है। आर्ट जो होता है वो बाकायदा सीखा जाता है, और फिर आपके गले के अंदर वो जगह होनी चाहिए कि आप एक सिंगर कहलाएं। अपनी आप तो बात ना करें, आपने तो धूमें मचा दी थी। नहीं, धूमें तो मचा दी थी, है ना, हम गाना गाते हैं ना। देखिए, दो चीजें हैं, एक होता है कि मैं गाना गाता हूँ, गाना अच्छा बनाता हूँ, और उसको वो सिंपल सा होता है तो मैं गा लेता हूँ, आवाज मेरी अच्छी लगती है, लोगों को गाना हिट हो जाता है। एक होता है कि मुझे गाना गाना आता है, तो उसका मतलब है कि मैं गाता हूँ। एक है गाना गाता हूँ, और एक है कि गाता हूँ। आपकी आवाज की क्वालिटी, you are different from others because you have a different voice as well. अब मेरी चाहिए थोड़ी सी ग्रेव, या थोड़ी सी क्या उसे कहेंगे, हाँ वो हस्की वॉइस है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि टेक्निकली हम लोग सिंगर्स नहीं हैं। हम लोग मतलब सिंगर्स उस तरह तो हैं जो थोड़े बहुत जो गा लेते हैं, लेकिन असल सिंगर्स वही हैं जिनके मैंने नाम लिया आपसे। और अगर आप की नस्ल कैसे जानेगी कि जवाद अहमद जो थे वो गाना गाते थे, मेहंदी के फंक्शन में जब तक उनका गाना नहीं लगता था, लड़कियां तैयार नहीं होती थी, उसके बाद कोई ना कोई ऐसी पेट्रियोटिक चीजें जब होती थी, जब क्रिकेट होता था, जवाद अहमद का गाना नहीं लगता था, हमारे अंदर जज्बा नहीं आता था, कैसे जानेगी? देखें, मैं तो अभी सियासत कर रहा हूँ, और जो मैंने म्यूजिक किया है उस सियासत के लिए किया है, तो मैं तो आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन राइट नाउ। मुझे तो जरूरत ही नहीं है कि लोग जाने, लेकिन शायद मेरी पार्टी कहती है कि आपके जो पुराने जितने भी वो अचीवमेंट्स हैं या सक्सेस है, वो लोगों तक जानी चाहिए, ताकि पार्टी को फायदा हो, सियासत को फायदा हो। तो ये मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि अभी देखे ना, अभी रिसेंटली बहुत से लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में जिन्होंने अच्छा काम किया, वो बड़े नाम बन गए, फिर वो सियासत में आए, तो शुरू में सियासत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब लोगों ने उनकी पुरानी चीजें निकालनी शुरू की और सोशल मीडिया उनका बड़ा हुआ, डेवलप हुआ, दोबारा मीडिया ने भी वही चीजें चलानी शुरू की, तो वो दोबारा रिवाइव कर गए। तो मेरा ख्याल है ये मेरा जो सफर है ये थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा मुश्किल भी हुआ है, लेकिन हो जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा हुआ है, क्योंकि जो बाकी सियासी पार्टियां हैं ना, बाकी सियासी पार्टियां अमीरों की, अशराफिया की पार्टियां हैं। हम बनाना चाहते हैं आम लोगों की पार्टी। हम वी आर अ सोशलिस्ट पार्टी बेसिकली, बराबरी पार्टी, द सोशलिस्ट पार्टी। नाउ इफ यू आस्क एनीबडी सिटिंग हियर इन द हॉल, probably most of them would not even be familiar with the word socialism. तो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है कि सोशलिज्म जो है वो इस मुल्क के लिए अभी तक उसको समझ ही नहीं आ रही लोगों को कि ये है क्या। बिल्कुल ऐसा हम ही लोग पार्टी बना रहे हैं। प्यार आपको लोगों ने मौसीकी में दिया है, अल्लाह करे आपको सियासत में भी उतना प्यार मिले। लेकिन हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के साथ जारी रखते हैं। तो व्यूअर्स, जवाद अहमद हमारे साथ हैं, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहे। वेलकम बैक व्यूअर्स, जवाद अहमद हमारे साथ हैं और जो लोग कॉल्स करना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पे जो है वो नंबर आ रहा है, आप जल्दी से कॉल मिलाएं और आप बात करें अपने ही सेलिब्रिटी, अपने ही सियासतदान से। तो जवाद अहमद साहब, एक सवाल आपसे है कि अगर आपको एक ऑप्शन दी जाए कि आपने एक कॉन्सर्ट पे जाना है जी। तो आप किसके कॉन्सर्ट पे जाना पसंद करेंगे? ऑप्शन है आतिफ असलम, इब्रारुल हक और आसिम अजहर। मैंने आतिफ का कॉन्सर्ट देखा नहीं कभी। मैं आतिफ की कॉन्सर्ट पे मेरा ख्याल है देखूंगा जाएगी कैसा होता है। और अगर आपको ये ऑप्शन मिले कि आप नहीं जाना पसंद करेंगे तो किसका कॉन्सर्ट होगा? आतिफ असलम, इब्रारुल हक या आसिम अजहर? अबरार के साथ तो इतना ज्यादा मैंने कॉन्सर्ट्स किए हैं ना, तो इतना ज्यादा देख लिया बस को, तो उसके कॉन्सर्ट पे नहीं जाना चाहूंगा। आसिम से फिर वही बात है कि कम, मैंने आसिम को शायद एक दफा प्ले करते देखा, तो इसलिए बोरियत नहीं होगी। अच्छा, इब्रारुल हक के साथ साथ आई थिंक मतलब कि आपके साथ आप लाने वाले, उनको काम करने वाले, आप आई थिंक इंट्रोड्यूस भी आपने कराया था उनको? नहीं, इंट्रोड्यूस तो मैंने नहीं करवाया था। मेरे सामने वो जब मैं जुपिटर्स में था उस वक्त, मैं तो अभी मैं नेशनल लेवल पे सिंगर नहीं बना था, अपना एल्बम नहीं निकाला था। उस जमाने में आता था हमारे एक, जहाँ पे हम सब लोग बैठते थे, नया एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, वहां ही आता था। तो बस ये मुझे बड़ा उस तरह मिलता था जिस तरह छोटे भाई मिलते हैं, तो आके जफी डाल देता था और कहता था जवाद भाई हम आपके बड़े फैन हैं, इस तरह की। तो इससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये कि जो इसका करियर था उसमें इसका गाना जो था बिल्लो देगार जो उसने गाया था, तो वो गाना जो था वो हमारा एक आदमी था, उसका नाम था डॉक्टर रफत, उसने लिप्स रिकॉर्ड्स था उसका नाम था, तो वो भी वहीं आया करता था। अच्छा। तो उसने हमसे पूछा कि गाना कैसा है, तो हमने कहा हाँ गाना तो मजेदार है, मतलब इसकी बीट अच्छी है। तो शायद इससे कोई फायदा हुआ उसको, क्योंकि हमारी बात का काफी वेट होता था उस जमाने में। अच्छा, तब ये गाना हुआ। हाँ ठीक है, तो अब आपको जफ्फी नहीं डालते? नहीं, अब तो देखें बात यह है कि मैं एक सियासी आदमी हूं और शुरू से हूं। वो भी सियासी हैं? वही तो बता रहा हूं। नहीं, वो तो सियासी बिल्कुल नहीं है। देखें, अगर वो सियासी होता तो सियासत कर रहा होता ना। जब आप सीट के लिए लड़ते हैं ना, 4 साल बाद 5 साल बाद एक सीट के लिए आप लड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आप फिर कुछ और शुरू कर देते हैं, फिर 5 साल बाद आपको ख्याल आता है। ये सियासत नहीं है। ये तो ऐसे होता है कि आप बस इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। हम तो नजरियाती लोग हैं ना। मैंने आपको कहा बराबरी पार्टी तो सोशलिस्ट पार्टी, तो मैंने तो सारा साल यही करना है ना, सारा 5 साल भी यही करना है, 10 साल भी यही करना है। तो मैं एक सीरियस पॉलिटिशियन हूँ और आई एम मेकिंग माई ओन पार्टी। मतलब ये थोड़ी है कि मैं किसी पार्टी के अंदर घुस गया हूँ। मुझे तो इमरान खान ने 4 दफा पूछा था 2013 में, अबरार से बहुत पहले। अच्छा। ताउल्ला से खिलवी से भी बहुत पहले। हाँ जी, सबसे पहले मुझसे पूछा था, जिसके बहुत से गवाह हैं। एक दफा तो लियाकत बलोच साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, तो इमरान खान ने मुझसे कहा कि पार्टी में आने की ऑफर की दोबारा। तो लियाकत बलोच भी गवाह हैं इसके, वो जो जमात इस्लामी के वो हैं। फिर एहसन इकबाल साहब जो हैं, ये मेरे घर आए थे मुस्लिम नून को ज्वाइन करने के लिए, और इसके भी मेरे वालिद साहब के साथ भी मिले थे और मुझे भी। उसके बाद फिर नजर गोंदल साहब के भाई थे जुल्फकार गोंदल, उन्होंने मुझे पीपल्स पार्टी की लाहौर के लिए टिकट के लिए कहा था। अच्छा। लेकिन मैं ये सारी बातें आपको जो बता रहा हूँ ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता इनमें से। तो देखिए, मैं तो बाकायदा अपनी पार्टी बनाने के लिए, हाँ जी, मैं किसी पार्टी में तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये सारी पार्टीज मैंने कहा कि अमीरों की पार्टीज हैं, ये अरबपति लोग चलाते हैं और ये इनका आम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ वोट की हद तक है, ये नारे मरवाने के लिए है, लेकिन लीडरशिप ये आम लोगों को ट्रांसफर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं करेंगे। तो वैसे अगर हम बात करें, आपका बिल्कुल जॉनरा गानों का अलग है, इब्रार साहब का जॉनरा बिल्कुल अलग है, लेकिन चमकीली, नशीली और रानो बिल्लो। आई डोंट एग्री विद हिज वर्ड्स एंड द लिरिक्स दैट ही राइट्स। मुझे बहुत सारी चीजें उसकी ऐसी हैं जो मुझे नहीं लगता कि मैं तो कभी भी नहीं कर सकता। मतलब मुझे कोई 10 करोड़ रुपया भी देना तो मैं वो वाले लफ्ज ना गाऊं जो ये गा जाता है।
लेकिन ये हर एक का अपना अपना होता है। देखें, मैं एक इस मामले में लिबरेटेड आदमी हूँ, कोई भी कुछ भी कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर मुझे कॉमेडी नहीं आती, और अगर मेरे साथ कोई कॉमेडी करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे होता है ना, शोज होते हैं और लोगों को पता है, मैं उठ के भी चला गया हूँ, मतलब शो पे अगर कोई ज्यादा करे, मैं, क्योंकि मैं वहां इस काम के लिए आया नहीं हूं ना कि मैं भी मजाक करूं, वो भी मजाक करें, हर एक का अपना अपना तबीयत होती है। लेकिन मैं कॉमेडी को पसंद बड़ा करता हूँ। अच्छा, मतलब अगर मुझे वैसे मतलब मैं अपने लिए नहीं करता, मैं नहीं कर सकता कॉमेडी, लेकिन अगर जब लोग कर रहे होते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है। तो इसी तरह ये जो गाने गाता था, वो गाने लोगों को पसंद आ गए तो ठीक है। हमारी मुआशरे में ना एक बड़ा इशू है, हम लोग एक तरफ तो बहुत ज्यादा मजहबी और अखलाकी और पता नहीं क्या क्या बनते हैं, दूसरी तरफ हम बिल्कुल ही इस तरह के हैं कि हमारे जो ख्यालात हैं या सोच है उसके उल्ट हमें चीजें पसंद आती हैं। तो बड़ी मुनाफकत है हमारे मुआशरे में। अगर आप देखें ना, पूरे मुआशरे को कॉन्ट्रडिक्शन से भरपूर है, तजादात से भरपूर है। जहाँ साहब एक कॉलर है, कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। है ना, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से इरम बात कर रही हूँ। कराची से इरम बात कर रही हैं। जी इरम, क्या पूछना चाहेंगी? जवाद अहमद हमारे साथ हैं। जी, जवाद भाई से मैं जवाद भाई की बड़ी फैन हूँ और मुझे उनसे एक सवाल है। हाँ। कि उनकी कौन सी जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने दिया? आपकी जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने दिया? मेरे वालिदैन ने, क्योंकि प्रोफेसर थे दोनों, और उन्होंने, क्योंकि वो उनको लगता था कि म्यूजिक अगर करना चाहता तो करे, बस पढ़ाई मुकम्मल करे। तो मैंने भी अपना वादा पूरा किया, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम ली पूरी, और उसके बाद मैंने म्यूजिक किया। तो उनका सपोर्ट ना होता तो शायद मैं ना कर सकता, क्योंकि देखें, खाना तो अपने घर से ही होता है कपड़े भी आपने घर वालों से ही लेके पहनने होते हैं। हमारे यहाँ ये थोड़ी है कि बच्चे को कहा जाता है 16 साल की उम्र में कि जाओ खुद ही कमाओ जाके। अंग्रेज तो ये करते हैं, बाहर की दुनिया में ज्यादातर यही होता है। वो बाहर जाके अपना छोटे मोटे काम ही कर लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स से भी चले जाते हैं। पॉडकास्ट में सुना था आपने कहा था कि आप अपने वालिदैन को इतना टाइम नहीं दे सके, आप बहुत मसरूफ रहते थे। जी, एक इससे ना एक क्लिप बड़ा मैंने देखा था, वायरल हुआ था जी। तो बाकी ऐसा है, पता आपको, पूरा जो शोबिज़ है ना, अब पूरा जो स्पोर्ट्स है, इवन आप लोगों के अंदर भी वो लोग जो ज्यादा ट्रेवल करते हैं, सारे नहीं, आपका तो शुक्र करें, बड़ा अच्छा है कि आप एक ऐसा काम करती हैं जो यू हैव टू बी हेयर इन द स्टूडियो एवरी डे, वो कहते हैं ना, विदाउट एक्सेप्शन। तो इसके लिए आपको ये है कि आप जब वापस जाएंगे तो आप माँ बाप से भी मिल लेंगी, बच्चों जिनका काम है ना कि उन्होंने सारा वक्त ट्रेवल करना है, और सबसे ज्यादा सिंगर्स को करना पड़ता है। सबसे ज्यादा सिंगर्स का ये हाल होता है कि यहाँ से गए उधर जाके दाना चुगा, उधर से उधर से क्योंकि जहां कॉन्सर्ट होगा वहीं जाएंगे ना। अदाकार ऐसे नहीं होते, अदाकारों ने अपने ही कराची में, लाहौर में स्टूडियो ज्यादा शूटिंग कर लेंगे, 15-15 दिन का स्पेल होगा, बाहर भी चले जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए वापस आ जाएंगे। सिंगर्स ने हर रोज ट्रेवल करना होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो है ना, वो स्पोर्ट्स के लोग और जो सिंगर्स हैं, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, और ये हर कोई आपको बताएगा। लेकिन मैंने फिर कोशिश की, मेरी वालदा की जब डेथ हुई ना 2008 में, तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये ज्यादा हो गया, मतलब मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजारा उनके साथ, क्योंकि मैं होता ही नहीं था लाहौर में। तो इस चीज का पछतावा है? पछतावा तो क्या होना है, उन्होंने कभी मुझे कहा नहीं कि तुम होते नहीं हो। वो खुश थी कि चलो कोई बड़े काम ही लाइफ में करना चाहता है। तो मेरे जो इंटरव्यूज होते थे जिसमें मेरी मदर आती थी, मेरी मदर फादर सिर्फ आते थे, मेरी फैमिली नहीं आती थी, बाकी लोग, मेरे बहन भाई भी कभी नहीं आए, शौक नहीं था उनको, बेगम को भी नहीं है। तो लेकिन वो जब आते थे तो हमेशा इसी तरह की बातें करते थे कि ये बड़ा सच्चा खरा आदमी है, जो ही करना चाहता है वो करे, हमें खुशी है। तो शुक्र है कि उनके मुंह से कंटेंटमेंट मिल जाती है कि यार मेरे पेरेंट्स खुश थे। हाँ, शुक्र है उनके मुंह से ये नहीं निकला कभी खुद, लेकिन वो मुझे एहसास है, मुझे लगता है कि मैं कहते हैं ना, ऑल दैट यू आर लेफ्ट विद आर मेमोरीज, आपको सिर्फ यादें रह जाती हैं। एक किशोर कुमार का गाना है कि बस यादें रह जाती, नहीं सॉरी, वो तो उसका एक और गाना है, यादें आती हैं रह जाती हैं, ये फिल्मी गाना है। बिल्कुल हम लेते हैं, हम सुनते भी हैं। एक आपका कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं उमर असलम बात कर रहा हूँ। उमर असलम बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी उमर असलम साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरे जवाब से सवाल है कि इन्होंने एक जगह ये कहा था कि
आप पाकिस्तान की आखिरी लीड है, लेकिन आपसे पहले भी लोगों ने यही कहा था, लेकिन आपसे पहले लोगों ने यही। जी जी बोले बोले। अच्छा, आई थिंक लाइन कट गई है। उन्होंने ये कहा है कि आपने एक पॉडकास्ट में या किसी शो में ये कहा था कि आप पाकिस्तान का आखिरी चांस है, तो क्यों कहा? देखें, उस वक्त जब ये बात हो रही थी ना, तो बात ये हो रही थी कि आम लोग जो हैं वो अपने हकूक के लिए खड़े हों। कोई ऐसा आदमी पार्टी नहीं बना सकता जिसको पहले से लोग जानते ना हो। ये एक बिल्कुल ऐसी बात है जो लोगों को समझ लेनी चाहिए। या तो आप मशहूर हो जाएं और लोग आप जानते हो करोड़ों की तादाद में, तो फिर आप पार्टी बनाएं, तो वो भी अब होता नहीं है। फिर शोबिस से लोग आते नहीं है इस काम में। आपको पता है ना, शोबिस के लोग डरते हैं कि सियासत में आएंगे तो हमारा शोबिस खत्म हो जाएगा। जो मुझे पता था, कि ये होगा मेरे साथ, तो मुझे कुर्बानी देनी थी। स्पोर्ट्स के लोग भी नहीं आते, तो मशहूर लोग आमतौर पर पार्टीज नहीं बनाते। अब मसला ये है कि अगर इतनी कुर्बानी कोई देना चाहता है, वो नजरियाती भी है, शुरू से वो सोशलिस्ट है और सोशलिस्ट ज़हन का है और वो आम लोगों की पार्टी बनाना चाहता है, तो कितने लोग हैं जो ये करना चाहते हैं, आप बता दीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर एक पाकिस्तान में एक बड़ा चेंज आना है तो आम लोगों ने अपने हकूक के लिए लड़ना है, और ये लोगों के लिए नहीं लड़ना, ये जो पार्टीज के सरबराहान है इनके लिए नहीं लड़ना, अपने हकूक के लिए लड़ना है। तो बराबरी पार्टी वो करना चाहती है, तो शायद मुझे तो कोई नजर नहीं आता। तो अब रिसेंटली एक वो इकरार ने एक काम शुरू किया है, वो जो उसने एक पार्टी बनाने का, जो कि अच्छी बात है तमाम। हाँ, इकरारुल हसन ने। बिल्कुल, हम इसके बारे में बात करेंगे। एक कॉलर है, मुझे बार बार आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहे हैं? नजीबुल्ला बात कर रहे हैं। नजीबुल्ला जी, नजीबुल्ला क्या पूछना चाहेंगे? जवाद अहमद से। जी जी पूछिए। क्या हाल है जवाद साहब, क्या हाल है आपके? हाँ नजीब, मैं ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं तो ठीक हूँ। हाँ हाँ, सब खैरियत है, आप भी खैरियत से रहो और आपके घर वाले भी, सबके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। हाँ जी, क्या सवाल है नजीब? सर मैं आपके सिलसिले से मैं दुआ अपने भांजे के लिए दुआ मांगना चाहता हूँ। आपकी कामयाबी के लिए दुआ मांगना चाहता हूँ। जरूर यार, जरूर नजीब, बहुत शुक्रिया आपका यार, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया नजीब। इस तरह के देखिए ना, फैन फॉलोइंग का यही है कि हर तरह के लोग हैं, दे वांट टू सी यू, दे वांट टू सी यू ऑन द प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज आप नहीं नजर आ रहे। मुझे पता है, उसकी वजह मैंने आपको बताई है ना, कि जब तक लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी कि इस पार्टी को बनाना पाकिस्तान के लिए, उनकी नस्लों के लिए, जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास के हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, बहुत जरूरी है कि वो ये पार्टी बनाए। अगर वो पार्टी नहीं बनाते, मैं साफ आपके प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, जिस तरह अभी उसने कहा कि आखिरी उम्मीद है, तो मुझे नहीं नजर आता है कुछ होने वाला है। मैं आपको एक बात बड़ी मजे की इसके साथ इक्वेट करके बताता हूँ कि फ्रेडरिक एंगल्स ने ना, जो कि कार्ल मार्क्स का बड़ा अच्छा दोस्त था, उसने एक बात की थी। उसने कहा था कि या तो सोशलिज्म हो जाएगा और या बार्बरिज्म होगा, और ये असल में इस हाँ, और वो देखे ना अब हो रहा है, इकोनॉमिक बार्बरिज्म तो हो रहा है ना। लोगों को कहा जाता है 25,000 40,000 में जिंदगी गुजारो, तो वो कैसे गुजार सकते हैं? बिल्कुल, आपने कहा था कि मजदूरों को 4 लाख के करीब जो है वो तनख्वाह, तो ये बर्बरियत है ना। तो बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है कि आपने जब कहा था कि मेरे ख्याल में हुकूमत को जो है मजदूर की कम से कम जो है 4 लाख तनख्वाह जो है कर देनी चाहिए, तो सोशल मीडिया ने जो है कुछ लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने इसको बड़ा तारीफ की है। जो मजाक उड़ाते हैं ना, वो थोड़े से जाहिल भी हैं, थोड़े से मैं समझता हूं कि उनके अंदर गैरत की भी कमी है। देखिए, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, अगर तो उनमें से कोई मजाक उड़ा रहा तो बड़ा ही मतलब बेशरम वो इंसान है कि मैं तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं और तुम इस बात में मजाक उड़ा रहे हो, मुझे कैसे मिल सकता है? मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं कि मुझे मिले। हाँ। मतलब आप सोचें कि एक आदमी इस बात पे हंस रहा है कि मैं उसको कह रहा हूं कि भाई तुम्हें ज्यादा पैसे मिले, तो वो कह रहा है मुझे तो मिल नहीं सकते। मखसूस जमात आपको टारगेट करती है। वो इसलिए करती है, देखें, क्योंकि उनको ये बात पता है कि अगर उनका जो सरबराह है, अगर वो भी मशहूर होने की वजह से पार्टी बनाई है, तो ये एक आदमी ऐसा है जो कि गांव देहातों में भी, जिसके गाने जिस तरह आपने कहा, आपने खुद ही कहा ना कि नानियां, दादियां, चचा, फूफी, कोई ऐसे लोग नहीं है जो मुझे ना जानते हो। इकरार के ऊपर बात कर रहे थे आप। हाँ जी, इकरार का ये है कि देखें, मैं तो चाहूंगा कि इकरार भी पार्टी बनाए और भी लोग पार्टी बनाए, लेकिन इकरार को एक बात नहीं कहनी चाहिए। वो बार बार कहता है कि मैं तो पार्टी में भी ओहदा नहीं लूंगा। एक होता है ओहदा ना लेना सिस्टम के अंदर, वो तो मैं भी कहता हूँ,
वजीर आजम मैंने नहीं बनना, मैंने कोई ओहदा नहीं लेना गवर्नमेंट में आगे, लेकिन आप पार्टी के अंदर ओहदा नहीं ना लेंगे, उसका मतलब ये होगा कि आपका कोई नजरिया ही नहीं है। नजरिया क्या होगा उसका? भाई आप पार्टी को चलाना चाहते हैं या पार्टी बनाना चाहते हैं, उसका बेसिक थॉट क्या है? तो हम तो साफ कह रहे हैं कि हम तो सोशलिस्ट लोग हैं, तो पार्टी चलाने के लिए जिसने पार्टी बनानी है उसको पार्टी के अंदर ओहदा जरूर लेना चाहिए। उसने कौन से पैसे कमाने हैं उससे, उसने कौन सी उससे शोहरत कमानी है। तो एक तो वो ये जरूर करे कि उसके अंदर ये ना कहे कि मैं ओहदा नहीं लूंगा। दूसरा ये कि हमारा फर्क सिर्फ ये है कि इकरार फिर एक ऐसी पार्टी बना रहा है जो कैपिटलिज्म के ऊपर ही खड़ी है। तो बराबरी पार्टी वाहिद पार्टी है जो सोशलिस्ट पार्टी है। हम आम लोगों के साथ खड़े हैं, सिर्फ हम मुखालिफ हैं इस मुल्क के शराफिया के। उसमें मशहूर लोग भी हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए। हाँ जी, उसमें मशहूर लोग भी हैं, कामयाब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, और वो जो कहते हैं ना ओहदेदार जो हैं इस मुल्क के, हम उन सब के सियासी मुखालिफ हैं। ठीक है। तो व्यूअर्स थोड़ी सी ब्रेक पे जाना है। जवाद अहमद हमारे साथ, इनसे गाने भी सुनेंगे, बल्कि आप लोग लाइव कॉल्स कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। जवाद अहमद साहब जो है हमारे साथ है। हम बार बार इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि आज ये बिल्कुल अवेलेबल है हमारे लिए, हमारे साथ भी। स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नंबर चल रहा है। जवाद साहब, हम कंट्रोवर्सीज की बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पे जब आप आते हैं तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस लग जाती हैं, ट्रेंड में आप आ जाते हैं। मैंने 2-3 आपके पॉडकास्ट पिछले दिनों देखे हैं। मैंने सोचा कि कभी मौका मिलेगा तो जरूर बात करूंगी। एक तो आप पे किसी पॉडकास्टर ने कहा कि भी जवाद अहमद साहब आप बिजली की चोरी करते हैं, आप पे इल्जाम है। तो मैं एकदम से हैरान होगी। मैंने कहा ये बात मैं पूछूंगी कि वाकई ये बिजली की चोरी थी, ये तनाजा क्या था? ये तो सारा वो सबको पता चल ही गया हुआ है कि मैंने तो उनसे माफिया मंगवा ली हैं। जो लोग थे सारे, पुलिस ने भी केस खारिज कर दिया, उनको पता था कुछ भी नहीं है, जज ने भी खारिज कर दिया, और इन्होंने बाकायदा मुझे लिख के दिया है कि आपके खिलाफ साजिश हुई है। आप सोचें कि जो डिपार्टमेंट मेरे पे इल्जाम लगाता है वो बाद में पता चलता है कि इनके ही लोग इसमें शामिल थे, तो वो अपने लोगों का नाम लिए बगैर कहता है कि आपके खिलाफ साजिश हुई है, लिख के देता है मुझे, क्योंकि मैंने लिखवाना था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। हाँ, तो इसलिए ये तो मामला खत्म हो गया हुआ है बड़े अरसे से। जो असल मजेदार बात है ना वो ये है कि जो लोग इस मुल्क के अंदर इस वक्त सियासत कर रहे हैं वो हर इशू को उठा के उसको सच के तौर पे लोगों को बताते हैं। फोन आ रहा है, कॉल सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रही है? मैं फातिमा बोल रही। कहाँ से बोल रही फातिमा? मैं फैसलाबाद से बोल रही। जी क्या पूछना चाहेंगी? मैं इनको बताना था कि मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इनके गाने सुनती हूँ। शुक्रिया फातिमा, आप भी खैर से रहो और आपकी फैमिली भी खैर से रहे। बहुत सारी आपके साथ दुआएं। तो ये जो फातिमा थी फैसलाबाद से, कहती मैं फैन हूँ, गाने भी सुनती हूँ और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। देख लें आपकी फिर मैसेज में फैन फॉलोइंग तो बहुत है। I just have to reach out to them as a political entity. अदरवाइज मैंने जिस तरह आपको कहा कि एवरीबडी नोज मी इन दिस कंट्री, मुझे पता फायदा क्या था ना कि मैं उन 3-4 आर्टिस्ट में से था। जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम सब लोग गाने वाले उस तरह नहीं है, बहुत जबरदस्त गुलकार नहीं है, जिसमें सारे नाम लिए थे मैंने, बल्कि 1-2 नाम भूल गया होंगे मैंने, आते वली जफर का शायद नाम नहीं लिया, और भी सब लोग हैं इसमें। राहत नहीं है, शफकत नहीं है, जैसे मैंने कहा आपको, सजाद अली नहीं है। लेकिन हमें फायदा ये था कि हम गाना चूंकि गाते थे इस तरह का कि जिससे लोग गांव में भी, देहातों में भी, कस्बों में भी, छोटे शहरों, बड़े शहरों, हर जगह पे, अमीर या गरीब, हर कोई वो गाना सुनता था, क्योंकि लोगों को नाचना होता था, शादियों में लोगों ने डांस करने होते थे। तो मुझे अबरार को तो ये फायदा था कि हमारे गाने, आपको पता है आप किसी रिमोट गांव में भी जाएंगे ना, रिमोट गांव में भी, वहां हमारा गाना आप लगाएंगे ना, मिसाल के तौर पे वो कह दिए सैया में तेरी हैं या उसिया मजाजा वाले, तो उनको पता होगा गाने का। ये भी बहुत मुमकिन है कि उनको ये पता हो कि ये गाना जो है ये किसने गाया है, उसकी शक्ल से वाकिफ हो, और फिर नाम से भी आपको लगेगा कि करोड़ों लोग वाकिफ हैं। ये वाला जो फेम है ना, ये फील्ड्स में हर एक को उस तरह मिलता नहीं है। ये सिर्फ आपके काम के ऊपर होता है कि आप किस हद तक अंदर चले गए हैं। मिसाल के तौर पे मैं और अबरार जो है ना, वो हमारी जब एल्बम जाती थी तो 40 लाख से 60 लाख एल्बम भी होती थी, सेल होती थी।
उसमें पायरेटेड, नॉन पायरेटेड, बहुत सब सारा editions होते थे। कुछ। उस वन में कैसेट्स ही होती थी, आपको याद होगा। और आपको पता है जो आम आर्टिस्ट था उसकी कितनी होती थी, जो अच्छा वाला नाम होता था, 4 लाख 5 लाख। मतलब दैट वाज द डिफरेंस। लोगों को समझ नहीं आती ये बात। मेरे और अबरार के गाने जो है ना, वो आप किसी छोटे से गांव में भी चले जाएंगे ना तो उनको भी वो गाने पता होंगे, क्योंकि उन सब ने वो इसलिए सुने हुए हैं, वो एंजॉय करते थे ना उसको। अब ये वाला जो फेम है ना, इसका सिर्फ रिवाइव करना है मुझे। अब उसके लिए हमारे सामने जो अपहिल टास्क ये है, मतलब मुश्किल टास्क ये है कि दोबारा ये जो नौजवान है ना, जो इस वक्त हैं तकरीबन पिछले 15 साल में जो जवान हुए, उन 15 भी नहीं 10 साल में, पिछले 10 साल में उन तक ये जो आप कह रही हैं कि ये इनका क्या सक्सेस थी, क्या अचीवमेंट थी, वो लेके जानी है। हमारी पार्टी आम लोगों की पार्टी, हमको अरबपति खरबपति लोग नहीं है, और इस काम के लिए, आउटरीच के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है जो ये पार्टियों के पास है, वो हमारे पास नहीं है। नहीं तो मैं मौजूद हूँ, जब तक मैं हूँ, अगले 10 साल के अंदर अंदर हम ये इंशाल्लाह कर जाएंगे, इंशाल्लाह। लुकिंग फॉरवर्ड। लेकिन हम कुछ सुनना चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम आपको सुने बगैर भेज दें। आप क्या सुनना चाह रहे हैं बताइए। एनीथिंग यू वांट टू, पुराने में से कोई अच्छा गाना जो आपके फेवरेट्स में, आपके दिल के करीब है। मुझे तो सबसे अच्छा गाना जो लगता है ना, वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो आमतौर पे लोगों को नहीं पता उस गाने का, लेकिन मुझे वो बड़ा पसंद है। रब मेरे दिया ऊंचिया शाना, मैं कमी हाँ मैं न माना। रब मेरे दिया ऊंचिया शाना, मैं कमी हाँ मैं न मान। ओ लाई मैं उचिया नाल यारी वे, लाई मैं उचिया नाल यारी वे। मैं हानी वा साईं मेरा उचाए, हो मैं हानी वा साईं मेरा उचाए। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह हो। वाह, मजा आ गया। सुबह सुबह मजा आ गया, वही आवाज आ गई। एक लाइव कॉलर है, जरा बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं चकवाल से बात कर रही हूँ, वर्दा हमजा। चकवाल से वर्दा हमजा जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं सर से बात करना चाहती हूँ। जी जी करें करें, जल्दी से करें। क्या हाल है सर आपका? खैरियत वर्दा, आप ठीक ठाक हो? आपके घर वाले ठीक है? ठीक, अल्लाह का शुक्र सर। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको पार्लियामेंट में देखना चाहती हूँ। अच्छा चलो, तो अनकरीब इंशाल्लाह आप देखोगे। हम हो सकता है 1-2 साल के अंदर अंदर बहुत बड़ी तादाद में पार्लियामेंट में चले जाएं, जब ये इलेक्शन होंगे। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू वेरी मच वर्दा। आप अपना दिल लगा के पढ़ा करो, ठीक है? छोटी उम्र की लग रही हो भी आप मुझे। देखें, इसका मतलब आपका मैसेज जा रहा है लोगों तक। हाँ, ये देखें, बहुत अच्छा है ये तो, जबरदस्त है। देखें, पीपल वांट्स टू सी यू समहाउ, दे हैव सम इंक्लिनेशन। दे कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ जब आप बात करते हो, कोई मैसेज देते हो, तो वो कहीं ना कहीं तो जाके बिल्कुल पड़ता है दिमाग में। और आपका जो है ना शो, इसका फायदा ये है कि ये लाइव है। हाँ, लाइव है। इसमें आप बाद में कुछ काट भी नहीं सकते। नहीं, जो आपने बोला वो बोल दिया। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसको, इस काम को, इस बात, इस टाइम को अवेल करना चाहिए अच्छे तरीके से। जल्दी से कोई मैसेज दे, बिकॉज़ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैसेज तो यही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप नहीं चाहते कि बर्बरियत और हो, इलाज, तालीम, जो भी मसाइल हैं, लोगों के बड़े बड़े मसाइल हैं, सारा फोन पे इसीलिए बैठे रहते हैं, फोन को देखते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चीजें तुम्हारी हल नहीं होनी, मसले तो चलो थोड़ा एंजॉय ही कर लो। ये हाल हो गया। तो उनको बराबरी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, और उनको अपने तबके के लिए, ये जो 25 करोड़ में से 23 से 24 करोड़ लोग हैं जो मिडिल क्लास के और गरीब लोग हैं, या मेहनत मजदूर किसान है, मेहनत कश है, यूथ है, ज्यादातर यूथ ही है इनमें। आपको पता पाकिस्तान में से सबसे ज्यादा यूथ है,
बाय पॉपुलेशन, तो डेमोग्राफी के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद अहमद, हमारे साथ हमारे मेहमान खास आज हमारे शो का हिस्सा बने हैं। और व्यूअर्स आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आपने लाइव कॉल्स की हैं और वाकई शो को चार चांद लगा दिए हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाजत दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।